Today we are going to start the state of matter which is known as liquid. लिक्विड, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड्स और गैसेस के बीच में एक स्टेट ऑफ मैटर है विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड इन द सेंस कि ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में, बड़ी ज्यादा टेम्परेचर रेंज में एग्जिस्ट नहीं करती. गैसेस दुनिया में ज्यादा कॉमन है, सॉलिड्स ज्यादा कॉमन है, लिक्विड्स आर नॉट दैट मच कॉमन इन दिस वर्ल्ड. और इसकी वजह यह है कि लिक्विड्स एग्जिस्ट इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. बड़ा कम एरिया है जहां पर कोई चीज लिक्विड रह सकती है. अगर आप उसे ठंडा कर देंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, और अगर आप उसे गर्म कर देंगे तो वो गैसियस फॉर्म में चली जाएगी. अच्छा, लिक्विड्स के बारे में जो चीज हमने सबसे पहले पढ़नी है, इट इज द प्रॉपर्टी या डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की हमने बात करनी है. लिक्विड्स जो है ना, वो जैसा कि मैंने कहा कि एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन गैस एंड सॉलिड, तो दरमियान में लिक्विड्स पाए जाते हैं. लिक्विड्स की डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. लिक्विड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. शेप तो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो है वो यहां पर डेफिनेट होता है लिक्विड्स का. अच्छा, लिक्विड्स के बारे में एक बात आपने याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आर इंटरमीडिएट. वो दरमियानी नौयत की होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर क्लोजर इन स्ट्रेंथ. ये तो इंटरमीडिएट हैं, या फिर हम कह सकते हैं दे आर क्लोजर इन स्ट्रेंथ टू दोज इन सॉलिड्स. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज जिनकी हमने बात करनी है, लाइक डिफ्यूजन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, स्पेसेस बिटवीन देम, उन सब का ताल्लुक इस बात से है कि लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन गैस एंड सॉलिड्स, लेकिन एग्जैक्टली इंटरमीडिएट नहीं है, दरमियानी नहीं है. इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा क्लोज है, ज्यादा मजबूत है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, लाइक जिस तरह के सॉलिड्स में होता है. गैसेज में तो हमने कहा देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. अलबत्ता लिक्विड्स और सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग. सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लिक्विड्स में थोड़ी सी कम, और गैसेस में सबसे कम होती हैं. सही है जी. तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि स्ट्रेंथ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो क्लोजर टू दोज फाउंड इन सॉलिड्स हैं. अब एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जब हमने बात कर ली है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करके हम ये फाइनल कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेसेस बिटवीन देम है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये बात कर लेते हैं. तो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होती है ना किसी भी लिक्विड के लिए, वो होती है वेरी लो या वेरी स्मॉल स्पेसेस हैं, नेग्लिजिबल स्पेसेस हैं बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दे आर वेरी क्लोजर टुगेदर, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेस गैसेस के मुकाबले में तो बहुत कम होती है, सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन फिर भी काफी कम होती है स्पेस. अच्छा, स्पेस कम होने की वजह से इनकी कंप्रेशन की अगर बात की जाए, क्या आप इन्हें दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते? तो कंप्रेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. आप ना पास्कल्स लॉ भी फिजिक्स में आपने शायद किसी क्लास में पढ़ा होगा. तो जब आप लिक्विड्स को दबाते हैं तो कंप्रेशन जो है ना, एक पार्ट दबता है तो दूसरे पार्ट से वो प्रेशर आगे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन ए सेंस. तो कंप्रेशन जो है ना इनकी पॉसिबल नहीं होती. इसकी वजह ये है कि जो गैसेज हैं उनमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो आप उन्हें कंप्रेस करते हैं तो उनके पास स्पेस है जिसमें वो वापस एक दूसरे के करीब आ सकते हैं. लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स वैसे ही बड़े करीब करीब हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं ही नहीं, या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, तो फिर उन्हें कंप्रेस करना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा. सही है जनाब. अब बात कर लेते हैं कंप्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट, एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं. अच्छा, अगर बात की जाए एक्सपेंशन की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर टेम्परेचर को ज्यादा किया जाए तो फिर उनके अंदर जो एक्सपेंशन है वो होती है. सही, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन, उसे मैंने ई से लिख दिया, वो होगी. जैसे जो लिक्विड्स हैं वो भी एक्सपेंड करेंगे, लेकिन ये जो इफेक्ट है एक्सपेंशन का, ये होगा वेरी लेस. सही है जी. इन कंपैरिजन टू गैसेस.
गैसेस के मुकाबले में ये इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। गैसेस तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन लिक्विड्स के केस में एक्सपेंशन उतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे थोड़ी बहुत ही एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन के अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एक और प्रॉपर्टी है उनकी, और वो है डिफ्यूजन। लिक्विड्स जो हैं वो डिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो इनकी डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिफ्यूजन जो है, अगेन हम कंपैरिजन करेंगे, सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता, लिक्विड्स और गैसेस में एग्जिस्ट करता है। तो डिफ्यूजन जो है अगेन मैं कहूंगा कि वेरी लेस है इन कंपैरिजन टू गैसेस। होती है नो डाउट डिफ्यूजन, ये नहीं है कि लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होती, लिक्विड्स डिफ्यूज करते हैं। लाइक आप इंक ड्रॉप अगर डाल देते हैं किसी वाटर की बॉटल में तो वो इंक ड्रॉप जो है वो चारों तरफ फैलेगा, लेकिन ये डिफ्यूजन उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी कि गैसेस की। गैस की बॉटल आप ओपन कर लें तो वो तो जल्दी से फ्रेग्रेंस को जो है हर जगह पहुंचा देगी। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, डिफ्यूजन वगैरह। सबका जो ताल्लुक है वो इसी बात से है कि उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी हैं। इसी बात को मैं आगे लेकर चलूं तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं रिलेट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की, वो रिलेटिवली काफी ज्यादा होती है, और वो जो है ना काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड जो है वो मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी सॉलिड से ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने डबल एरो यहां पर लगाया है जो बताता है कि वेरी वेरी लार्ज है गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो यहां पर आकर ये जो प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है वो हमारा मुकम्मल हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जनरली हमने बात करनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, एंड देन वी आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लास्ट टाइम जो हमारा सिलेबस था उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की फर्दर डिटेल भी थी, लेकिन अब सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हेडिंग है, और उसके बाद हमने चलना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, इनको आप इस तरह समझ लें कि एक मॉलिक्यूल है ए फॉर एग्जांपल और एक मॉलिक्यूल है बी। ए और बी मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, लाइक दिस, उसे आप कह देंगे कि ये जो फोर्स है ये फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट एग्जिस्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और एक बात याद रखनी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, एक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं दे आर समवट वीकर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये स्ट्रेंथ में वीकर होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम मिसाल दे देते हैं आयोनिक बॉन्ड की, हम मिसाल दे देते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, हम मिसाल दे देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। इसके मुकाबले में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसमें हम मिसाल दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे पहले, जिसकी डिटेल हमने देखनी है। इसके अलावा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं डाइपोल फोर्सेस, या फिर हमारे पास हो सकती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो हैं इन्हें आप एक और नाम भी देते हैं और वो नाम होता है डिबाई फोर्सेस। तो ये जो सारी फोर्सेस है ना जिनका मैंने यहां पर जिक्र किया, इन सब को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर मिलाकर एक नाम दिया जाए तो आप इन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप एक नाम अगर देना चाहें तो ये नाम दे सकते हैं। फिलहाल वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल्स के जरिए बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसी स्पीशीज हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस जो है ना फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो हिस्सों में हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। कंडीशंस दो हैं और उनमें से पहली कंडीशन हम जो लिख रहे हैं वो ये है कि हाइड्रोजन जो है मस्ट बी बॉन्डेड, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होना चाहिए विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एटम ऑफ कंपेरेबल
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली शर्त यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होना चाहिए विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यानी कि वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, या फिर अगर उनसे बॉन्ड नहीं बना हुआ तो फिर एक कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम जो है वो होना चाहिए। कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम से मेरी मुराद ये है कि कार्बन के साथ फॉर एग्जांपल अगर 3 क्लोरीन लग जाते हैं तो इन 3 क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगती है वो हाइड्रोजन फिर उसको वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है जो हाइड्रोजन को फॉन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ने पर फील करनी पड़ती है। सही है जी। तो ये तो एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, कंडीशंस हैं 2। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज फॉन। अच्छा, दूसरी कंडीशन के मुताबिक फॉन, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से काम नहीं चलेगा, फॉन मस्ट बी इन द सेकेंड मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल के साथ इस मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है उसमें फॉन होना जरूरी है। सही है जनाब। तो इस आइडिया को हम जो है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है, और उसको हम एक क्वेश्चन की शक्ल में इस तरह पूछ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है एसीटोन, इसे मैं 1 कह देता हूं। एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म, इसे मैं 2 कह देता हूं। और एक मॉलिक्यूल है एंड, तीसरा हम लिख देते हैं कि हमारे पास है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, मिक्सचर। और एसीटोन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर को मैं नाम दे रहा हूं 3। ठीक हो गई जी बात। अब सवाल ये है, हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज फॉलोज। एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन क्लोरोफॉर्म का मिक्सर है। अब इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस पैटर्न पर एग्जिस्ट करती है? ऑप्शन ए हमारे पास ये है, अल्फा ऑप्शन हम ये बना रहे हैं, 1 and 2 हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या तो 1 और 2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर बीटा ऑप्शन ये है कि 2 और 3 में हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर 2 और 3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर चार्ली ऑप्शन ये है कि 3 और 1 हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या 3 और 1 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर डेल्टा ऑप्शन ये है ओनली 3 हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर सिर्फ ये है कि जो थर्ड वाला है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अच्छा, आप जानते हैं कि एसीटोन का मॉलिक्यूल जो है वो दिखने में कैसा नजर आता है? एसीटोन का मॉलिक्यूल दिखने में नजर आता है लाइक दिस। ये एसीटोन है और इसको एक और एसीटोन से अगर मैं जोड़ देता हूं तो एक और एसीटोन यहाँ ऐसे बना लेते हैं लाइक दिस। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, 2 एसीटोन है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि एसीटोन के लिए जो पहली कंडीशन थी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहली कंडीशन, हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। या फिर एन एटम विद कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, उसके साथ फिर कार्बन है, तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट नहीं हो रही। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, यानी कि एसीटोन में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर एसीटोन से बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पूरी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम क्लोरोफॉर्म को देखते हैं तो क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल है, अगर क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं तो Cl 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 H, यहां पर जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि हाइड्रोजन फॉर्म से जुड़ा हो या कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से। मैंने कहा था कि क्लोरोफॉर्म में कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो है वो कार्बन यहां पर बन गया है, क्योंकि 3 क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल लगाते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर पहली कंडीशन तो पूरी हो गई है, लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एलिमेंट सेकंड मॉलिक्यूल में भी होना चाहिए जिसके साथ बॉन्डिंग होनी है। अगर एक और क्लोरोफॉर्म यहां पर हो और उसके साथ करनी हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उस क्लोरोफॉर्म में भी फॉन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई होना चाहिए था, वो नहीं है। इस वजह से क्लोरोफॉर्म में भी आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। याद रहे कि एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अब आ गया एसीटोन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। एसीटोन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर की बात की जाए तो जो पहली कंडीशन है हमारी क्लोरोफॉर्म के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की,
वो यहाँ पर पूरी हो गई। क्लोरोफॉर्म में फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है, और जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से बॉन्ड बनाएगा तो एसीटोन में फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एटम मौजूद है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो बन सकता है, और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। सही है जनाब, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो आप कहेंगे कि ओनली जो 3 मॉलिक्यूल है, 3 है, यानी कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, वहां पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, बाकी जगहों पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती। इसके साथ ये हिस्सा हमने फाइनल कर लिया। अब एक और देख लेते हैं, मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को देख लें। क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, यहाँ से जो इस स्टेटमेंट से हमें दोनों कंडीशन जहां पर पूरी होती हैं, उन मॉलिक्यूल्स की अगर मैं मिसालें दूं तो उसमें वाटर जो है, और अमोनिया और HF, ये तीनों मॉलिक्यूल्स में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनकी डिस्कशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मैं अमोनिया से स्टार्ट ले रहा हूं। अमोनिया में मैंने बना दिया इस तरीके से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन है, फिर 3 हाइड्रोजन है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके पास ये है 1 बॉन्ड, ये है 2 बॉन्ड, ये है 3 बॉन्ड, ये है 4 बॉन्ड, और सवाल ये है कि which of these is हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कौन सा है, 1 है या B2 है, या फिर चार्ली जो है वो 3 है, या फिर डेल्टा जो है 4 है, तो इनमें से कौन सा सही है। आप जानते हैं कि अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है NH3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जहां पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ये रहा, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ये रहा। दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसे कह देते हैं कि ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो बन रही है β2। तो यहाँ पर बीटा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब हमने चलना है, आखिरी आज की बात है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वाटर, अमोनिया और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पास्ट पेपर के सवाल देखेंगे और पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस देखेंगे वाटर का अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अपॉन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ आइस। वाटर, HF और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर कर लेते हैं। आगे चलने से पहले तो वाटर के अंदर आपने याद रखना है कि पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, और दोनों लोन पेयर्स को वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। HF की बात करें तो ऑल्दो इट हैज 3 लोन पेयर्स, लेकिन इसके साथ क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इसलिए ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस हाइड्रोजन को कोई और फ्लोरीन, किसी और HF मॉलिक्यूल का अपने साथ अट्रैक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। यहाँ पर HF में जो स्ट्रक्चर है वो लाइक दिस जिगजैग स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्रीज का होता है। इसके मुकाबले में अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया के पास क्योंकि हाइड्रोजन 3 है लेकिन लोन पेयर सिर्फ एक है, और वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी एक होती है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल वाटर में मैक्सिमम है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैक्सिमम होने की वजह से ही, क्योंकि याद रखना है आपने कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल्कि बाकी भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी भी ज्यादा हो जाएं, उतना ही जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से मेरी मुराद यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह, उन सब की वैल्यू ज्यादा होती जाती हैं। तो जब हम कहते हैं कि वाटर के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं पर मॉलिक्यूल वो ज्यादा हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल को ना एक और नाम भी दे सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना वो ज्यादा है सबसे किसके अंदर, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता चलूं। वैसे तो यहां से क्लियर हो रहा है कि वाटर में है, तो फिर इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं। एक हो गया एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने कह दिया कि जो वाटर होता है वो HF से बेहतर है। और एक आगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला है, इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव सबसे ज्यादा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, यानी कि ये फर्स्ट पर इसकी स्ट्रेंथ आती है। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाटर में है, तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड नंबर पर, और अमोनिया में ये थर्ड नंबर पर आती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की HF से ज्यादा है, HF अमोनिया में कोई हमें डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है
ये ज्यादा होता है, HF की सबसे ज्यादा है, उसके बाद वाटर है और उसके बाद अमोनिया होती है। एक बॉन्ड की बात की जाए, लेकिन ओवरऑल क्योंकि वाटर में 2 बॉन्ड होते हैं पर मॉलिक्यूल, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें नजर आता है ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स में हमें यह देखने को मिलता है कि वाटर में क्योंकि 2 बॉन्ड हैं पर मॉलिक्यूल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा हो जाता है, और HF में क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा है, एक्सटेंट एक जैसा है, HF भी एक बॉन्ड बना रहा है, अमोनिया भी एक बॉन्ड बना रही है, लेकिन HF के अंदर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंपैक्ट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और HF का 19 डिग्री सेंटीग्रेड और अमोनिया का -33 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपको नजर आ रहा है कि इस सीरीज में कम हो रहा है, जिस सीरीज में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओवरऑल इंपैक्ट है वो कम हो रहा है। अच्छा, यहाँ से ही एक सवाल यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ बना लिया है, और सवाल ये था कि ये पास पेपर का सवाल है जी, हमने जो सवाल लिखे हैं पास पेपर्स से हैं, और वहां पर सवाल ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड is found in, तो मिलते जुलते नामों से सवाल था। तो सवाल ये था कि 4 ऑप्शन, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कौन सा है। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और फ्लोरीन की है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपने चार्ली ऑप्शन कर लेना था। अब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने 3 टेम्परेचर लिए हैं। पहला टेम्परेचर कोई भी आप ले सकते हैं, 25, 30, 35, सब पर एक ही असर होता है, एक ही हालात होते हैं वाटर के। तो हमने रूम टेम्परेचर फिलहाल फर्ज कर लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। में हर टेम्परेचर पर स्टेट बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेफिनेटली जो वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप जानते हैं कि वाटर लिक्विड होता है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो टेट्राहेड्रल होता है। हर ऑक्सीजन के साथ, इसको मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूं, हर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े होते हैं, और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इस तरह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके जरिए से जुड़े होते हैं। तो टेट्राहेड्रल ओवरऑल जो है ज्योमेट्री है वो हमें नजर आ रही होती है। यही स्ट्रक्चर हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नजर आता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बर्फ में तब्दील होता है तो ओवरऑल यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ कि आइस की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बात की है वो हमने बात की है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है। सही है जी, ज्योमेट्री हमने कहा कि वो टेट्राहेड्रल है। तो लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या ज्योमेट्री से भी ज़्यादा बेहतर वर्ड जो है वो हम कह सकते हैं ओवरऑल अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्योमेट्री हम जब आगे केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे तो इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा और भी हो सकता है। चलें इसे ऐसे कर लेते हैं। ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ना उसकी बात चल रही है, तो वो टेट्राहेड्रली इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं जब वाटर लिक्विड में होता है, चाहे 25 पर हो चाहे 4 डिग्री पर हो। जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, सॉलिड हो जाता है, तो उस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो याद रखना है कि जो आइस है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो अरेंजमेंट होती है इंडिविजुअली वो आप देखें तो वो हनी कॉम्ब लाइक होती है, हनी कॉम्ब लाइक यहाँ पर होती है। और अगर वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ही बात की जाए तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर भी ओवरऑल इसी तरीके से होती है। तो 2 चीजें हमने यहाँ पर जो है ना कंफर्म करनी है। इस आइडिया को जरा देख लें, यहाँ पर लोग जो है वो मिस कर जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 बातें हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। पहली बात यह है कि वाटर चाहे लिक्विड हो, वाटर चाहे सॉलिड हो, वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन के गिर्द 2 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाकर लगे होंगे, और 2 जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर लगे होंगे। टोटल कितने होंगे? 4। ये इंफॉर्मेशन इतनी पेट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर एक और सवाल हमने पास पेपर का आपके सामने रख दिया है जिसमें यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई थी। सवाल ये था कि इन आइस क्रिस्टल के अंदर ईच ऑक्सीजन एटम is surrounded by hydrogens। तो हर ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से सराउंडेड है? तो हमने पहले से फाइनल कर लिया कि 2 से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए।
अच्छा, 4 हाइड्रोजन जब लगे होंगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इस तरह लगे होंगे, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट जो है वाटर की वो हमेशा टेट्राहेड्रल ही होती है, लेकिन जो वाटर सॉलिड होता है तो एक क्रिस्टल भी बनती है, उस क्रिस्टल का भी स्ट्रक्चर होगा, और उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो जनाब हेक्सागोनल होता है। तो ये मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं। अब आ जाते हैं डेंसिटी की तरफ। तो डेंसिटी जनाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर मान लें हम कह देते हैं कि डेंसिटी डी है। याद रखना है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है। टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है तो चीजों की डेंसिटी को क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। हर लिक्विड के लिए दुनिया के ऐसा ही होता है। तो कम करते करते जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएंगे डेंसिटी विल बी मैक्सिमम, और डेंसिटी मैक्सिमम को मैंने डीएम कह दिया है। यहां पर अब हमें देखने को मिलता है इस पॉइंट से आगे, अब हमें देखने को मिलता है व्हाट इज कॉल्ड द एनोमेलस बिहेवियर। यहां हमें देखने को मिलता है एनोमेलस बिहेवियर। यूजुअली देखा यह गया है कि जब भी टेम्परेचर कम होता है डेंसिटी बढ़ती है। दुनिया के तमाम लिक्विड्स के लिए ऐसा होता है, लेकिन पानी यहां पर डिफरेंट है। पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक अजीब तरीका यह है कि टेम्परेचर कम होता है और डेंसिटी जो है वो भी कम होती है। सही है जी। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैंने बता दी है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपने याद रखना है कि टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी कम होती है, एंड याद रख लें कि एंड वाटर फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जमता है। दुनिया के सारे लिक्विड्स नीचे से पहले जमते हैं, ऊपर से बाद में जमते हैं। पानी अकेला लिक्विड है जो ऊपर से पहले जमता है, नीचे से बाद में, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से जब डेंसिटी कम होती है तो जो कम ठंडा पानी, जो ज्यादा ठंडा पानी वो ऊपर आ जाता है, नीचे कम ठंडा पानी होता है, ऊपर वाली लेयर जम जाती है और वो इंसुलेटर का काम करती है। याद रखना है कि जो आइस होती है ना, आइस वो इंसुलेटर होती है, ये आपको पता ही होगा डेफिनेटली। अच्छा, तो अब डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम से कम हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज लेस देन डीएम, मैक्सिमम डेंसिटी से कम हो गई। इसी वजह से पानी जो है ये ठंडा पानी ऊपर आएगा, बर्फ ऊपर से जमेगी, वो इंसुलेटर का काम करेगी, और नीचे वाली जो आबी हयात हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं मरीन या फ्रेश वाटर, वो अंदर जिंदा रह जाएंगे। वॉल्यूम की बात की जाए, किसी भी टेम्परेचर पर अगर वॉल्यूम वी है तो जब डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, और 4 डिग्री से 0 डिग्री पर आएंगे तो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करूं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, चाहे पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, चाहे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, चाहे पानी बर्फ बना दे, पर वाटर मॉलिक्यूल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सही है जनाब। तो यहां से हमने सीख ये लिया कि जब वाटर 4 डिग्री से 0 डिग्री पर आता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो हो जाती है कम, और उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 9% इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है जब वाटर 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है। अच्छा, तो इसी बात को अब देखें, 2 सवालों की शक्ल में हमें पूछा गया है। और पहला सवाल ये है कि वाटर हैज हायर डेंसिटी, या हायर कह लें या मैक्सिमम डेंसिटी कह लें, हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। 4 डिग्री से नीचे आए तो वाटर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी कब हो गई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक और सवाल देखें, और उस सवाल में हम 4 डिग्री से 0 डिग्री पर जो असर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और वो सवाल ये है कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर ड्यू टू। तो आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। हमने पहले ही कहा कि आइस लेस डेंस होती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों कर रही है? आंसर देखें कि आयोनिक बॉन्ड की वजह से बिल्कुल नहीं, डिबाइव फोर्सेस इसमें होती नहीं। तो या तो बीटा ऑप्शन है या डेल्टा ऑप्शन है। आप कहेंगे कि सही आंसर है यहाँ पर डेल्टा, एम्प्टी स्पेसेस। ये भी सोच सकता है कोई कि जनाब एम्प्टी स्पेसेस की वजह तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि आइस पानी के ऊपर क्यों तैर रही है? आपने कहना है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस हैं, इस वजह से वो तैर रही है। एंड
दैट्स इट, ये सिंपलेस्ट आंसर है जो यहाँ पर दे सकते हैं आप। इसके साथ ही ये जो हमने बात की, इसके साथ आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। नेक्स्ट टाइम हम एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर के हवाले से बात करेंगे। इस एरिया में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपने लाजमी हमसे डिस्कस कर लेना है। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।